जय हिंद दोस्तों। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, यानी विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अगले पार्ट में, पार्ट सेकंड में, हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उसको हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम विराम चिन्ह को पढ़ते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास या जिस भी ग्रुप में उसमें शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए, जो भी अपडेट दिया जाए, वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव या रुकना। ठीक है, परिभाषा इसकी की देखते हैं क्या है। भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी भाषा को सरल, ठीक है, आसान बनाने के लिए, सहज, रोचक, रोचक इंटरेस्टिंग, और स्पष्ट यानी क्लियर बनाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। और बिना विराम चिन्ह के कई सारे प्रकार हैं, आइए उस प्रकार को हम देखते हैं। देखिए, विराम चिन्हों के भेद कौन कौन से हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए। कितने? 20 यानी 20 विराम चिन्ह होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? पहला हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कामा, ठीक है, कामा जो हम देते हैं। दूसरा हमारा है अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम। तीसरा हमारा पूर्ण विराम। चौथा है हमारा प्रश्न चिन्ह, ठीक है, प्रश्न चिन्ह। पांचवा है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। छठा है निर्देशक चिन्ह या डैश, या इसी को संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, या योजक या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आप ये डैश देते हैं ना, इसी को निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या योजक या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। फिर सातवां आता हमारा कोष्टक। कोष्टक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये है हमारा छोटा कोष्टक, ये है बड़ा कोष्टक, ये है मझला कोष्टक। कोष्टक भी एक चिन्ह है। अवतरण चिन्ह जिसे कहा जाता है इन्वर्टेड कामा, ठीक है, अवतरण चिन्ह, ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कामा है, ये हमारा डबल इन्वर्टेड कामा है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। और सिंगल इन्वर्टेड को अवतरण चिन्ह कहा जाता है और डबल इन्वर्टेड को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। नवा हमारा उपविराम या अपूर्ण विराम, ठीक है, ये ऐसे करके दिया जाता है, उपविराम या अपूर्ण विराम। 10वां हमारा है विवरण चिन्ह, ठीक है, कौन सा? विवरण चिन्ह। 11वां है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, या इसका प्रयोग किया है तो पुनरुक्ति से बचने के लिए, यानी बार बार उसको लिखने से बचने के लिए। जैसे आप कुछ लिखते हैं ना, तो नीचे उसके उसके नीचे आप ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे नीचे करते चले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, या इसका प्रयोग पुनरुक्ति से बचने के लिए किया जाता है। बराबर है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, इसको ऐसे जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे डाल लिख के आप क्या लगाते हैं? जीरो लगा देते हैं। 13वां है लोप चिन्ह, ठीक है। 5वां है पाद चिन्ह या रेखा का चिन्ह। जैसे आप ये चीज लिखा है तो नीचे आप अंडरलाइन कर देते हैं ना, इसी को पाद चिन्ह या रेखा का चिन्ह कहा जाता है। 15वां हमारा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे हे राम में ये चीज है ना, एस की भांति होता है, ये इसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है। 16वां है पाद चिन्ह, पाद बिंदु, क्या? पाद बिंदु। पाद बिंदु जैसे गजल लिखना होता तो यहाँ पे लगा रहते तो इसको क्या पढ़ेगा? गजल, क्या पढ़ा जाएगा? गजल, ठीक है। ये हो गया हमारा 16वां। 17वां है हंस पद या त्रुटि चिन्ह, ठीक है, त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हम मान लिखते हैं तो नहीं लिख पाते, तो ऊपर ऐसे लिख के फिर यहाँ पे वैसे लिख देते हैं, या नीचे ऐसे करके यहाँ नीचे लिख दिया जाता है ना, तो इसी को कहा जाता है। फिर है टीका चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह कहा जाता है। 19वां है तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह, बराबर को तुल्यता सूचक या समता चिन्ह कहा जाता है। फिर 20वां है समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक, कोई चीज समाप्त करो तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि ये चीज समाप्त हो गई है। अब ये हमने 20 देख लिया है। अब 20 की हम एक एक की परिभाषा देखते हैं, कि परिभाषा और उदाहरण सहित देखते हैं कि ये कौन क्या है, क्या कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा आता है अल्प विराम या कामा, ठीक है, कामा आता है भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहा जाता है। यानी भाषा में कहीं कहीं अल्प विराम आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा देर रुकना होता है, उसी को अल्प विराम के द्वारा लिखते हैं। जैसे राम, राम के बाद में हमने कामन लगा दिया, श्याम और राधा स्कूल गए। अब देखिए यहाँ पे हम राम राम बोल के रुक जाएंगे, फिर कहेंगे श्याम और राधा स्कूल गए।
जाना है जल्दी आओ, ठीक है। यानी जाना है, जहाँ कामा लगेगा वहाँ हमको रुकना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं भी भाषा कोई भी कुछ भी पढ़ेंगे तो वो जहाँ भी कामा लगा दिया जाता है तो वहाँ आपको रुकना होता है, ठीक है। फिर आगे आप आगे बढ़ते रहिए, फिर जहाँ पे फिर कामा हो या फुल स्टॉप हो तो वहाँ पे आपको रुकना होगा। तो यानी जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहराव लिया जाता है वहाँ पे हम कामा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम, वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी अर्धविराम कहा जाता है का जो कामा होता है, ठीक है। अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक जहाँ ठहराव होता है वहाँ, जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वराह पोखरों से उठकर घूमने लगे, तो इसे आराम से बोलना जाता है। वराह मतलब क्या होता है जानते हैं, सुअर, ठीक है। वराह को सुअर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अर्धविराम हो गया। तीसरा हमारा है उपविराम, ठीक है। उपविराम, जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो वहाँ उपविराम होता है, ठीक है। जैसे साकेत एक अध्ययन, कामायनी ये एक अनुशीलन, ठीक है। तो यहाँ हमारा उपविराम से अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो वहाँ पे हमें उपविराम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चौथा है हमारा पूर्ण विराम, यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। अधोलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है, यानी नीचे जो दिया गया है उसमें प्रयोग होता है। यानी जहां हमें पूर्ण तरह से रुकना होता है, यानी कहीं भी फुल स्टॉप लग गया तो यानी वो लाइन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। लाइन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जहाँ पे पूर्ण विराम हमारा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, अभी खत्म हो गया तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए तो वहाँ पे हमें पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो पूर्ण विराम हो गया। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है ना, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे क्या हुआ, स्कूल पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे कामा रहेगा, ठीक है। तुम कब जाओगे, ठीक है, तुम कब जाओगे क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है। छठवा है विस्मय, यदि बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह, ठीक है, ऐसे करके प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मय यदि बोधक अवयवों के बाद यह चिन्ह लगता है। यानी जहाँ हर्ष का, शोक का, प्रसन्नता का, उत्साह का, आश्चर्य या घृणा का भाव प्रकट होता है वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो यहाँ पे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगाया गया है, तो यहाँ पे कौन को बोलता है, जब कोई किसी को लाइक करता है तो वहाँ पे उसको जब पा जाता है तो ये चीज़ें बोलता है ना कि आहा कितना मजा आ रहा है तुमको पाकर, ठीक है। अरे जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया, तो यहाँ आश्चर्य, अरे ये तो गायब हो गया, तो ऐसे करके बोला जाता है तो ये आश्चर्य हो गया। ओह तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया, तो यहाँ प्रसन्नता आ गया, ओह तुम आ गए, ठीक है। आह वह बेचारा चल बसा, यहाँ शोक की ओर, चल बसा का मतलब मृत्यु हो गई। छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो, यहाँ घृणा हो रहा है, नफरत हो रहा है, ठीक है। तो नफरत हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। छठवा क्वेश्चन, छठवा सातवां देखते हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ठीक है। जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। यानी किसी पुस्तक का या किसी लेखक की बातों को हम हूबहू उस तरह लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, मैं जानती हूँ। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर, यानी संध्या के बातों को उसी के अनुसार कहा गया, उसी की तरह कहा गया है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा में रखा गया है, ठीक है। इन्वर्टेड कामा में रखा है। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आठवां देखते हैं, आठवां हमारा है संयोजक चिन्ह, ठीक है। संयोजक चिन्ह, हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य चिन्ह प्रस्तुत होता है, ठीक है। इसको योजक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, योजक, ठीक।
योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे आचार विचार, अब आचार विचार में देखिए यहाँ पे लगा है डैश, रंग रूप यहाँ पे लगा है, आना जाना यहाँ भी लगा है, ये क्या है, सहचर शब्द है। धरती आकाश यहाँ भी लगा है, दिन रात अंधेरा उजाला, ये क्या विपरीतार्थक शब्द है। घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, उठना बैठना, ये क्या सामासिक पद है। तो जहाँ पर दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों में भी ये सारी चीज़ें का प्रयोग होता है। ठीक है, आठवां संयोजक या योजक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। नौवां हमारा है कोष्टक। इस कोष्टक तो आप जानते हैं, ये कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, ठीक है, मझला कोष्टक, फिर है बड़ा कोष्टक। इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियां अथवा रंग संकेतों के लिए होता है। ठीक है, जैसे सुमित्रा नंदन, अब सुमित्रा नंदन मतलब सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण, कौंते, कौंते मतलब कौंती के पुत्र यानी अर्जुन, राधे यानी कर्ण। ठीक है, तो ये चीज, कोई भी चीज को हमें अर्थ बताना होगा तो हम उसको कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, तो 10वां देखते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे हो गए। ठीक है, उत्तर इसका। अब देखिए यहाँ पे हमने विवरण चिन्ह लिखा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो आप ऐसे करके हेडिंग लिखते हैं तो ऐसे करके लगा देते हैं ना, ताकि इसका विवरण हो, ताकि ये दिखाया जाता है कि इसका ये विवरण है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ आप हेडिंग देते हैं, वहाँ इसके बाद ये सारे डैश लगा देते हैं, तो वहाँ विवरण चिन्ह होता है। 11वां है पुनरुक्ति। एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब जैसे यहाँ वस्तु का नाम दिया, ये वजन दिया, जैसे चीनी 5 किलो, आटा, अब यहाँ भी 5 किलो में लिखना है तो हम 5 किलो नहीं लिखेंगे बल्कि यही चीज़ लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ 5 किलो, चावल 5 किलो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति बार बार शब्दों को दोहरा लिखने के से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 12वां हमारा है लाघव चिन्ह। ठीक है, पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द लिखकर ये लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे प्रधानाध्यापक में प्र लगा देते हैं, प्रोपराइटर या प्रोफेसर में प्रो लिख देते हैं, डॉक्टर में ये लगा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं तो उसका मतलब वो लाघव होता है। पूरा चीज़ ना लिख के हम थोड़ा ही लिखते हैं, कुछ भी लिख के हम जीरो लगा देते हैं तो वो लाघव चिन्ह कहलाता है। फिर है लोप चिन्ह। इसे स्थान पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी का उदाहरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतित करते हैं। जैसे लेखक ने, अब यहाँ पे हमने डैश दे दी तो लेखक जो भी कहा उसको हमने छोड़ दिया। जैसे कई विषय पर पुस्तक लिखी है तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है तो ये हमारा लोप चिन्ह कहलाया। लोप मतलब गायब हो गया है। ठीक है, 14वां है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह, जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, इसे पाद चिन्ह कहा। जैसे हमने ये लाइन खींचा है ना, ये सारी चीज़ें, इसको पाद चिन्ह या इसको अंडरलाइन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अंडरलाइन कहा जाता है। जैसे सूर्य पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, अब हमने इसे सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमने नीचे यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पाद चिन्ह, यानी ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो इसको पाद चिन्ह कहा जाता है। फिर 15वां दीर्घ उच्चारण चिन्ह। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, तुम मत आना, हे राम, हे प्रभु, जहाँ ये चीज़ लगा दी जाती है तो वहाँ पे हम दीर्घ तक बोलते हैं। ठीक है, उसको दीर्घ उच्चारण करते हैं। जैसे ओम, ओम में ये सारी चीज़ लगा दी जाती है तो इसको कर दो ओम, ऐसे जितना ज़्यादा लगा दिया जाएगा उतना देर तक बोला जाता है। ठीक है, तो इसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह का है। दीर्घ मतलब ज़्यादा, उच्चारण मतलब तो जानते हैं उच्चारित करना। ठीक है, 16वां देखते हैं पाद बिंदु। ठीक है, पाद बिंदु हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु कहलाता है। यह क, ख, ज, फ वाले शब्दों में लगता है। अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त सा हो रहा है। जैसे गज़ल, खौफ, खिदमत। ठीक है, खिदमत यहाँ पे लगेगा, ज़मीन, ज़बान, किस्मत आदि। यहाँ पे ये बिंदु लगा है ना, इसको पाद बिंदु कहा जाता है। क्या कहता है? पाद बिंदु। ठीक है, 17वां है हंस पद। ठीक है, हंस पद या इसको लोप पद भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे मैं तुम्हें, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ छूट गया है तो यहाँ हमने ऐसे करके कुछ देना चाहता हूँ, आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऊपर लगा के आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, या नीचे लगा के लिख दिया जाता है तो उसको हंस पद
कहा जाता है। ठीक। 18वां है टीका सूचक चिन्ह। श्री गुरु के अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन चिन्ह का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाद टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। कार्यालयी कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब तुल्यता सूचक शब्द यानी बराबर को तुल्यता सूचक शब्द कहा जाता है। जैसे शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे पाषाण बराबर पत्थर, धरा बराबर पृथ्वी, विडोजा बराबर इंद्र। यानी बराबर चिन्ह को क्या कहा जाता है? तुल्यता सूचक। जैसे 4+2 बराबर 6, 8+4 बराबर 12, 50+30 बराबर 80। तो इसको तुल्यता सूचक शब्द चिन्ह कहा जाता है। 20वां देखते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पे ये ऐसे लिख देंगे अध्याय समाप्ति, तो ये पता चल जाए कि अध्याय समाप्त हो रहा है। ठीक है। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिया जाता है। ठीक है। पुस्तक की समाप्ति पर ये वाला चिन्ह बना दिया जाता है। अध्याय की समाप्ति पर ये, पुस्तक की समाप्ति पर ये वाला चिन्ह बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो का भी समाप्त करते हैं। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों की परिभाषा याद कर लीजिए और जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये वीडियो अपने दोस्तों के पास या जो भी चीज़ें हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।